ठीक है बच्चे, अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपनी क्लास है, जो ये इस क्लास की रिकॉर्डिंग है बच्चे, आपको जैसे ही बैच के ऊपर जाओगे, बैच के ऊपर जाते ही आपको दुर्गा शक्ति बैच मिलेगा। दुर्गा शक्ति बैच पे क्लिक करना आपको, ठीक है। और इसके ऊपर जाओगे, आपको वीडियो ऑप्शन में आपको ये टारगेट का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर ये क्लासेज मिलेगी। टारगेट के फोल्डर में मिलेगी 2 क्लासेज ऑलरेडी वहां पे हो चुकी है, थर्ड और ये फोर्थ क्लास वहां पे आपको मिलेगी। ठीक है। और आज अपने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। काफी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो यहाँ से आ चुका है। ठीक है बच्चे, और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपके जितने भी क्लासमेट है, ठीक है, जिन कैंडिडेट ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आपके जितने भी क्लासमेट है या फ्रेंड्स है, कोचिंग लेना चाहते हैं, तो एक बार उनको बोल देना कि विनोद सर से बात कर ले, ऐप का लिंक मंगवा ले। और आपको क्लासेज जब वो ऐप के माध्यम से सारी की सारी लाइव रिकॉर्डर रहेगी। इसके अलावा हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज है वो सेम चलती है बच्चे। ठीक है। अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज अपने जो डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चे, वो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। ठीक है बच्चे, क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज नेक्स्ट टारगेट बैच के ऊपर ये क्लास मिलेगी बच्चे। टारगेट क्लास का फोल्डर बना हुआ है वीडियो के अंदर, दुर्गा शक्ति बैच के, दुर्गा शक्ति बैच के ऊपर टारगेट क्लास का फोल्डर बना है, उसके अंदर यहाँ पे ये फोर्थ क्लास आपको मिलेगी। टॉपिक है बच्चे अपना ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है बच्चे, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू, स्पेशियल टिश्यू विच प्रोड्यूस ए मिल्क। तो यहाँ पे याद रखना, पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट होती है वो कौन से टिश्यू की बनी होती है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू की। ठीक है। और इस टाइप का टिश्यू होता है, इसके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो क्या कर सकता है, मिल्क को प्रोडक्शन कर सकता है। बट यहाँ पे एक सेल का नाम दिया है जो मिल्क का प्रोडक्शन करती है। सेल का नाम दिया बच्चे में, ब्रेस्ट के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है एस्टिनी सेल। क्या नाम है? एस्टिनी सेल। ये मिल्क का प्रोडक्शन करती है बच्चे। किसका प्रोडक्शन करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। तो मिल्क का प्रोडक्शन या मिल्क का सिक्रीशन कौन सी सेल करती है? ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है। ब्रेस्ट के अंदर एस्टिनी सेल प्रेजेंट होती है जो मिल्क का प्रोडक्शन है और मिल्क का सिक्रीशन करती है। कौन से हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर बच्चे सिक्रीशन करती है? अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लेना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है बच्चे जो कि सीक्रेट कहां से होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन एंट्री ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ठीक है। एंट्री ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन कौन सीक्रेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ये हार्मोन क्या करता है? ये एसिनी सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा और एसिनी सेल क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क का सिक्रीशन करेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ द हार्मोन दैट इज द रिस्पांसिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन और मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन। Which type of the cell that is mainly present in the breast that is the responsible for the secretion of the breast milk and breast milk या milk production। तो सेल का नाम पूछे तो वहां पे क्या जाएगा? एसिनी सेल जाएगा। तो पहला की पॉइंट, आई होप यहाँ से 3 क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेस्ट कौन से टिश्यू की बनी होती है, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन होता है ब्रेस्ट में वो कौन सी सेल प्रेजेंट होती है जो मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रीशन करती है, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, एसिनी सेल। और वो कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क सिक्रीशन के लिए रिस्पांसिबल होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। और इसके अलावा और एक क्वेश्चन बनेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है? तो एंट्री पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो फर्स्ट की पॉइंट से रिलेटेड 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ए ऑप्शन है ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली, बी है कनेक्टिव टिश्यू ओनली, सी है कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू, और डी है ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा बच्चे? आपका ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ है, आपका आंसर जाएगा, आपने देखा था ग्लैंडुलर टिश्यू की बनी होती है ब्रेस्ट से। तो आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आंसर जाएगा ए इज द करेक्ट वन है आंसर।
तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर डाला है मैंने, एक करेक्ट है। ब्रेस्ट मिल्क इज होलसम फूड फॉर द बेबी, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है स्टार्ट के 6 मंथ तक होलसम फूड है बेबी का, वो क्या माना जाता है, ब्रेस्ट मिल्क ही माना जाता है। 6 महीने तक अपने एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं देते, चाहे वाटर हो चाहे वो मिल्क हो। हाँ, मदर के अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है उस कंडीशन में एचूजेबल कंडीशन रहती है मिल्क की, जिसके अंदर काउ मिल्क है या बुफेलो मिल्क है या आर्टिफिशियल मिल्क का अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नीडेड बाय बेबी ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द लाइफ। क्या बात बोली है बच्चे, इन्होंने बोली है कि स्टार्ट के 6 मंथ तक, स्टार्ट के 6 मंथ तक बेबी का होलसम फूड क्या होता है, ओनली ब्रेस्ट मिल्क होता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट होता है, जिसके अलावा बच्चे को और लेने देने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज नोन एज, ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रोसेस होती है जिससे बेबी क्राई करता है, मदर को फील होता है और यहाँ से एपरेट और रिपरेट नर्व काम करती है, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन का सीक्रेशन करती है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है और मिल्क का इजैकुलेशन होता है। मिल्क का प्रोडक्शन और इजैकुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, ऑल ओवर लैक्टेशन बोलते हैं। क्वेश्चन बन रहा है व्हिच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर मिल्क इजैकुलेशन, व्हिच हार्मोन है responsible for मिल्क है इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब होता है बच्चे देख लीजिए, ये ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट के अंदर क्या है, ये क्या है, इस टाइप से एरियोला होता है। क्या होता है, इस टाइप से एरियोला होता है, जिसके अंदर इस साइड से ब्रेक ब्लैक रहता है साइड में, ठीक है, ये एरियोला। और इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप से क्या होती है, सेल्स प्रोजेक्ट होती है, जिसको एसिनी सेल बोलते हैं। तो क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एसिनी सेल है, ये तो क्या कर रही है, मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। क्या कर रही है, मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। बट मिल्क का प्रोडक्शन तो यहाँ पे हो गया, इंस्ट्रक्शन में मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, मिल्क यहाँ से यहाँ निप्पल तक पहुंचना, ये लैक्टिपेरेंस डक्ट होती है, यहाँ से मिल्क का यहाँ निप्पल तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, मिल्क इजैकुलेशन कहलाता है। मिल्क इजैकुलेशन का मतलब एसिनी सेल के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, एसिनी सेल से मिल्क डक्ट के थ्रू बच्चा जब सकिंग कर रहा है उसके मुंह में दूध आना, कहां से, एसिनी सेल से बच्चे के मुंह तक दूध आना क्या कहलाता है, मिल्क इजैकुलेशन कहलाता है। तो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सीक्रेशन कहां पे होगा, एसिनी सेल के अंदर होगा। तो आपको यहाँ पे पूछा जाता है व्हिच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर मिल्क इजैकुलेशन है, तो आंसर क्या जाएगा बच्चे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन कौन करता है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए बच्चे। ऑक्सीटोसिन का मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन रिस्पांसिबल हो गया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि अपनी एक क्लास है, उसके बाद कल अपने फिर अपने मैराथन क्लास खेलेंगे। आज थोड़ा सेटअप है वो रेडी हो चुका है, तो कल अपने आज थोड़ा सा डिले जरूर था क्लास 15-20 मिनट। जल्दी से कमेंट बताएं। पंकज कुमार गोयल, पंकज कुमार पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आंसर डाला है। सभी स्टूडेंट जो लाइव क्लास देख रहे हैं बच्चे, एक बार कमेंट जरूर करें, गलत और सही जो भी हो कोई बड़ी बात नहीं है, कमेंट कीजिए, या तो गलत होगा तो सीखने को मिलेगा, सही होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, दो ही बात होगी। और जो गलत होगा तो उससे तो और लॉन्ग टर्म मेमोरी बढ़ेगी, तो इसको ये रहेगा कि मैंने फलानी क्लास के अंदर क्या किया था, कि मैंने क्वेश्चन को गलत किया था। मेरा क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, मेरा क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलेटेड, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है बच्चे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है, सीक्रेटेड है फ्रॉम, कहां से सीक्रेटेड होता है, स्टोर कहां पे होता है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या ऑक्सीटोसिन का, तीन क्वेश्चन बन रहे हैं और जल्दी से बता दीजिए। आपके आंसर का वेट हो रहा है यहाँ पे, सोनिया रानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स,
और भी काफी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जल्दी से बता दीजिए बच्चे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेटेड कहां से होता है? तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। कहां से सीक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, नोट कर लेना। स्टोर कहां पे होता है बच्चे? ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है बच्चे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास स्टोर होता है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सीक्रेट करती रहती है। और फंक्शन क्या होता है बच्चे? फंक्शन देखें, एक तो लेबर के अंदर इसका रोल प्ले होता है। लेबर में क्या रोल प्ले होता है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसके अलावा और फंक्शन क्या होता है बच्चे? और होता है ये मिल्क इजैकुलेशन करवाता है, मिल्क इजैकुलेशन करवाता है। और क्या होता है बच्चे? ये बच्चे वेजाइना से सप्रम को यूट्रस प्लस फ्लोपियन ट्यूब तक ले जाने का काम करता है। वेजाइना के अंदर जैसे सेक्स करते हैं, जो सीमन होता है वेजाइना में डिपॉजिट हो जाता है, तो लगभग सीमन में से मोस्टली सीमन वापस विड्रॉल हो जाता है वेजाइना से, लेकिन कुछ सप्रम वहां पे बचते हैं, उसको वहां से मूवमेंट करवाता है, सेंडिंग मूवमेंट करवाता है ऑक्सीटोसिन है, जिसके सारे सप्रम कहां पे पहुंच जाते हैं? यूट्रस द्वारा फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर आपको पता है फर्टिलाइजेशन की साइट मानी जाती है एम्पुला पार्ट। तो ये ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है बच्चे। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है, लव हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। लव हार्मोन अगर पूछ ले तो ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है। ये यहाँ से ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, राइट। चलिए आगे, इसके अलावा आगे चले अपने, तो ये आपका प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये सारी बात मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है बच्चे। आगे चले अपने यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग दैट इज नोन एज sucking, lactation, feeding, none of the above। इस एंगल से आपको क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। चार ऑप्शन मिलेंगे, आंसर आपके सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोसेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग को अपने नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे जी इसको अपने नॉर्मली लैक्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, लैक्टेशन के नाम से। बोतल फीडिंग की इसको अपने नहीं बोलते। सकिंग का मतलब है नॉर्मली बच्चा सक करता है, जैसे निपल को माउथ के अंदर लेगा सक करेगा, तो ये सकिंग से रिलेटेड है। देन अपने आगे बढ़े बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन है, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब तक करवानी होती है? फर्स्ट में आपको 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर, इस एंगल से जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? पास्ट 6 मंथ, वहां पे आपका क्या जाएगा? आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है राजकुमारी अमृत कौर और सीएचओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड विद इन हाफ एन आवर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ बर्थ और एज सन एज पॉसिबल आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। नॉर्मल डिलीवरी होती है, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मल अगर डिलीवरी हो तो ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ एन आवर के अंदर, आधे घंटे के अंदर अपने स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइम पीरियड आप देते हैं घंटे के अंदर अपने नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद। अगर आपसे पूछे सिजेरियन का, तो सिजेरियन हमेशा 4 घंटे बाद है, विद इन 4 आवर अपने क्या करते हैं? सिजेरियन में ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, क्वेश्चन है नर्स टेकिंग केयर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी। एक नर्स है जो प्रेग्नेंट लेडी की केयर कर रही है, इज बीइंग आस्क्ड अबाउट व्हेन द स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, व्हाट शुड बी हर appropriate reply। भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो कब स्टार्ट करना है? आपको मैंने बताया विद इन 30 मिनट से लेकर 1 आवर के अंदर अपने को स्टार्ट करना है। अब इससे रिलेटेड आपको आंसर देखना है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। क्यों आवर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए 2 आवर आफ्टर डिलीवरी, 4 आवर, 6 आवर और 8 आवर। अपने को इसके इर्द गिर्द वाला डाटा को प्रायोरिटी देनी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे 32 1 आवर तो ऑप्शन में नहीं है, बट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आया हुआ एग्जाम में, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। यहाँ पे देख लेना, बर्थ ऑफ बेबी शुड बी स्टार्टेड। यहाँ पे अगर सिजेरियन नाम नहीं दिया तो ये नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। अगर सिजेरियन नाम दे तो प्रायोरिटी सिजेरियन को देनी है, अगर कोई भी नाम नहीं देता है सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी का तो प्रायोरिटी हमेशा नॉर्मल डिलीवरी को मान के ही आंसर आपको देना है। तो देख लीजिए, विद इन 2 आवर, विद इन हाफ आवर, ऑन सेकंड डे, आफ्टर 1 वीक। तो नॉर्मल आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आधे से 1 घंटे में अपने को ब्रेस्ट फीडिंग है करवानी है। आधे घंटे वाला यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे, राइट आंसर जाएगा विद इन हाफ आवर। क्वेश्चन और आया हुआ यहाँ पे बच्चे, क्वेश्चन आया हुआ अकॉर्डिंग टू WHO व्हेन शुड द मदर स्टार्ट हर इन्फेंट, कब करवाएगी, विद इन 18 आवर आफ्टर बर्थ, गलत बात। आफ्टर इन्फेंट कंडीशन स्टेबलाइज, ये भी बात स्टेबलाइज, स्टेबलाइज तो होती नहीं ना हो, स्टेबलाइज हो सकता है उसको जॉन्डिस हो जाए, सकिंग रिफ्लेक्स ही ना काम करे, ये तो मतलब नहीं है उसको फीडिंग नहीं कर रहा है। आप सकिंग नहीं कर रहा है तो उसको एनजी ट्यूब के थ्रू देंगे, मिल्क तो देंगे, एनजी ट्यूब डाल के देंगे, मिल्क तो देना है। तो ये तो नहीं है कि अपने उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएंगे, तो ये बात भी गलत है। विद इन 30 मिनट आफ्टर बर्थ, ये बात अपने जानी है कि विद इन 30 मिनट बाद अपने दे सकते हैं। विद इन ए डे आफ्टर बर्थ, ये कह रहा है डे, अब डे हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन या थे, ये भी अपने नहीं मानेंगे। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा बच्चे सी इज द करेक्ट वन आंसर, सी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट अपने बात करें बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूं बच्चे आपके लिए। इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी स्टार्ट विद इन 4 आवर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चे। सिजेरियन सेक्शन में नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो विद इन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को क्या कर देते हैं अपने स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, विद इन 4 आवर क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। गुड इवनिंग कविता देवी। देन अपने आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है बच्चे यहाँ पे आपके लिए। फीडिंग शुड बी स्टार्टेड इन केस ऑफ डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। तो नॉर्मल मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद देखें तो आपको विद इन 30 मिनट, विद इन 30 मिनट टू 1 आवर के अंदर आपको करवा देनी है। बात कर रहे हैं सिजेरियन का, तो सिजेरियन में अपने बच्चे कब करवाते हैं, सिजेरियन में विद इन 4 आवर, विद इन 4 आवर क्या करवाएंगे सिजेरियन में अपने क्या करवाते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। यस राइट सोनिया, कविता देवी का यहाँ आंसर है वो भी राइट है। तो 30 सिजेरियन का पूछ रहे आपसे हैं, तो 30 मिनट जो कि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। 1 आवर ये भी नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड है। 3 आवर अपने नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे 4 आवर, विद इन 4 आवर अपने क्या करवाएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो डी इज द करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, टाइम टेकन फॉर ए बेबी विद एम्प्टी 1 ब्रेस्ट। इसी बुक में डाटा नहीं मिलेगा तो मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ आपको जल्दी से। एक ब्रेस्ट को खाली करने में कितना टाइम लगता है, पढ़ लेना चाहिए वो पीआर यादव, पढ़ लेना, टारगेट आई पढ़ लेना, ऑप्शन नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। एक ब्रेस्ट को खाली करने में कितना टाइम लगता है, बेसिक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे याद रखना बच्चे, टाइम टेकन फॉर बेबी टू एम्प्टी 1 ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट को खाली करने में बच्चे को 10 से 15 मिनट लगता है बच्चे। बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। एक ब्रेस्ट को एम्प्टी करने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है। नोट कर लेना बच्चे दिमाग के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चे, पीजे रोहतक ने क्वेश्चन पूछा था, सकिंग रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। नॉर्मली जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है बच्चे का 32-34 वीक के बाद काम करता है, 34 वीक के बाद है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है बच्चे वो कितनी होती है, 37 से 42 वीक के अंदर होती है।
37 से 42 के बीच में होती है। 37 से बिलो 37 अगर डिलीवरी हो जाए उसको प्रीटर्म बोलते हैं बच्चे। प्रीटर्म है बेबी या प्रीटर्म है डिलीवरी। अगर 42 के बाद डिलीवरी होती है तो उसको अपने पोस्टर्म डिलीवरी बोलते हैं। पोस्टर्म में डिलीवरी बोला जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे बात कर रहा है माइनर सकिंग रिफ्लेक्स। तो 34 वीक से अगर किसी भी बच्चे की 34 वीक से अगर 32 या 32 34 वीक से अगर पहले किसी बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो उसका रिफ्लेक्स है वो माइनर रिफ्लेक्स कहलाता है, काम नहीं कर पाता है। अभी नॉर्मली 37 वीक का बाद इसको निप्पल लगाओगे इस साइड निप्पल या फिंगर से टच करोगे, बच्चा नेक को घुमाता रहेगा और माउथ को ओपन करना स्टार्ट करेगा। इसको फिंगर ले लेना या निप्पल लेना, उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। होल्ड करने के बाद क्या करेगा, सक करेगा। जैसे ही सक करेगा बच्चे को लग रहा है कुछ आ रहा है मीठा मीठा सा, बच्चा बार बार सक करता है और उसको लगता है यार ऐसा करने से क्या हो रहा है, तेरी थर्स्ट है वो मिट रही है, तेरी भूख है, हंगरी होता है, तेरी भूख है वो मिट रही है। तो बच्चा क्या करता है बार बार, जैसी मदर ने एक दिन ब्रेस्ट फीडिंग करवाई डिलीवरी का, तो जैसे जैसे वो 7 8 10 दिन के बाद, क्योंकि आपको पता है जब इंसान एक ही काम करता है तो उसका वो आदी हो जाता है। कोई भी काम करता है उसकी हैबिट हो जाती है। अगर 10 दिन आप 7 बजे उठोगे तो 11वें दिन 7 बजे ऑटोमेटिक जाग आ जाएगी। 10 दिन 4 बजे उठोगे तो 11वें दिन आपको 4 बजे जाग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चा बार बार सकी करता है और मदर जैसे ही बाद में मदर को नींद आती है, बच्चा क्या करता है इस तरह से आराम से लेटा रहेगा और इस तरह से बार बार मदर के ब्रश की साइड से मुंह करेगा। जैसे ही भूख लगेगी उसको बार बार ऐसे मुंडी घुमाएगा। उसको पता है इस साइड से क्या मिलेगा, इस साइड से कुछ मिलेगा तेरे को, जिससे क्या होगी तेरी थर्स्ट है वो सेटिस्फाई होगी, हंगरी जो भूख है वो सेटिस्फाई होगी और जो उसकी डिमांड है न्यूट्रिएंट की वो भी क्या होगी, फुलफिल होगी। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने मैच्योर सकिंग पैटर्न दैट कैन एडिक्वेटली एक्सप्रेस मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इज नॉट प्रेजेंट अंटिल 32 से 34 वीक gestation। माइनर सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। माइनर सकिंग रिफ्लेक्स से पूछा था पीजी रोग में 32 से अगर 34 वीक है, 32 से 34 वीक में बच्चा अच्छे से रिफ्लेक्स है वो मतलब सकिंग, जैसे अपने यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाओगे तो सक नहीं कर पाएगा। 34 वीक 35 36 38 होता है तो यहाँ पे जो माइनर सकिंग रिफ्लेक्स है वो मैच्योर सकिंग रिफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैच्योर सकिंग रिफ्लेक्स है तो माइनर सकिंग रिफ्लेक्स कब देखने मिलता है 32 से 34 वीक पे। और 32 से 34 वीक की कंडीशन में जो नियोनेट है वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है। और ये पीजे रोहतक ने बोला था कि माइनर सकिंग रिफ्लेक्स कब देखने को मिलता है 32 से 34 वीक के ऊपर माइनर सकिंग रिफ्लेक्स है। जैसे यहाँ से लगाओगे तो बच्चा यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट नहीं करेगा क्योंकि रिफ्लेक्स है वो प्रॉपर काम है नहीं करता। रिफ्लेक्स क्या होता है बच्चे, इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है। दो चीज होती है, ये देख लीजिए हाथ मेरे यहाँ पे है, दैट इज द वॉलेंटरी मूवमेंट। वॉलेंटरी मूवमेंट मैं यहाँ पे रोक दिया, वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी का मतलब होता है अंडर योर कंट्रोल, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो वो वॉलेंटरी है। और इनवॉलेंटरी का मतलब होता है नॉट अंडर योर कंट्रोल। अब मैं मेरा हार्ट चल रहा है, मैं रोक सकता हूँ क्या हार्ट को, नहीं रोक सकता कि भगवान ने क्या बनाया था उसको, इनवॉलेंटरी बना दिया। इनवॉलेंटरी का मतलब नॉट अंडर योर कंट्रोल। आपको भूख लगी है, आप रोक सकते हो भूख को, आप 2 दिन नहीं खाओगे, लड़ाई हो जाती है, गुस्सा कर लेते हैं, रोटी नहीं खाते, रात रात चूहे कूदते हैं पेट में, लेकिन पता है कि लड़ाई कर रखी है, आज खाएंगे तो बेइज्जती वाला सवाल। तो वो आके वॉलेंटरी है। एक होती है इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी के अंदर क्या होता है, नॉट अंडर योर, वो आप नहीं कर सकते। अब हार्ट है, वो हार्ट चलेगा, ये तो अपने पास ये होता है कि फलाने का हार्ट है उसको मैं बैठा बैठा जाता हूँ मारा कंट्रोल कर लिया, तो अगले बंदे की धड़कन बंद हो सकती थी। लेकिन भगवान ने पहले ही क्या किया था, एक काम बना के सोचा कि कौन सी चीज वॉलेंटरी रखनी है, कौन सी इनवॉलेंटरी। तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा जाता है और क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे। आफ्टर व्हाट मिनिमम पीरियड ऑफ gestation a preterm infant can be directly put to breast for adequate breastfeeding। 32 से 34 वीक तक तो क्या होता है माइनर सकिंग। ये कह रहा है कि प्रीटर्म एक ऐसा 37 वीक से पहले डिलीवरी होती है उसको प्रीटर्म ही बोलते हैं, मैं पहले ही बता दिया। ये कह रहा है कि माइनर सकिंग रिफ्लेक्स ने मैच्योर सकिंग रिफ्लेक्स में कब कन्वर्ट होता है, तो आपको पता है कब कंप्लीट होगा 34 वीक। 32 से 34 वीक पे माइनर सकिंग रिफ्लेक्स होता है बच्चे, और 34 वीक के बाद है ना वो मैच्योर सकिंग रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, डी 34 है वीक, 34 है वीक। आगे चले बच्चे अपने यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, हाउ वेर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन
suck and swallow and breathing is not fully achieved until 37 week of gestation। बड़ी प्यारी बात बताइए। नॉर्मली आपको पता है कि नॉर्मल टाइम पीरियड होता है gestation का, ये होता है। भाई साहब कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जब तक बच्चा यूट्रस के अंदर, यूट्रस में बच्चा तो नहीं बोल सकते, यूट्रस के अंदर जो प्रोडक्ट होता है उसको फीटस बोलेंगे। 8 वीक के बाद फीटस नाम आ जाता है। तो यूट्रस में जो फीटस है वो डिलीवरी करवाएंगे तो कब वो सक भी कर सकता है, साथ में स्वेलो, सक करेगा मुंह में जाएगा, स्वेलो भी करे और प्रॉपर ब्रीथिंग भी करे। इस सकिंग कर रहा है, स्वेलो कर रहा है और साथ में ब्रीथिंग भी कर रहा है। ये तीनों चीजें कब कर सकता है? जब वो बच्चा 37 वीक का हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? ये बात होती है। हाउ वेर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सक एंड स्वेलो। सक का मतलब सब मुंह में लेना, स्वेलो का मतलब अगर इसोफेगस की तरफ निकलना और साथ में ब्रीथिंग नॉट फुली अचीव्ड अंटिल 37 वीक ऑफ gestation। इनका कहने का मतलब है जब तक जो नियोनेट है डिलीवरी के बाद 37 वीक का नहीं हो जाता तब तक तब कर लेगा तो स्वेलो नहीं कर पाएगा, स्वेलो कर लेगा तो ब्रीथिंग है साथ नहीं ले पाएगा। कब तक है? 37 वीक। 37 वीक के बाद क्या करेगा? सकिंग भी करेगा, स्वेलो भी करेगा और साथ में क्या करेगा? ब्रीथिंग भी करेगा। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, क्वेश्चन क्या आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इनिशियल मिल्क सिक्रेटेड बाय द लैक्टेटिंग मदर इज टर्म्ड एज, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था आपको पहले कि फास्ट बच्चे का स्टूल होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये बात आपने जानी थी। लैक्टोएल्बुमिन ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है बच्चे प्रोटीन, क्या ये ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। फास्ट मिल्क होता है बच्चे, फास्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी। ग्लोबुलिन ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है बच्चे। और अमाइलेज ये एक एंजाइम है, क्या है? एंजाइम है दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ग्लैंड। सीक्रेट होता है पेनक्रियाज ग्लैंड। नाम आया पेनक्रियाज ग्लैंड तो 2-3 क्वेश्चन फेंक देता हूं यहीं पे भी। पहला क्वेश्चन होता है मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है बच्चे, मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है। मिक्स टाइप की ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम है करती है। पेनक्रियाज ग्लैंड में भी देखें बच्चे तो पेनक्रियाज ग्लैंड में देखें तो 99% जो पार्ट होता है पेनक्रियाज ग्लैंड का वो एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट डक्ट में डालती है, ठीक है। और 1% जिसका पार्ट होता है इसका, कौन सा पार्ट बच्चे? 1% इसका पार्ट होता है वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है, एंडोक्राइन की तरह काम करता है, ठीक है। 1% पार्ट किसका? पेनक्रियाज ग्लैंड का। 1% पार्ट कौन सा होता है बच्चे? अगर आपसे पूछ ले टेल पोर्शन होता है। कौन सा होता है? टेल पोर्शन होता है। तो टेल पोर्शन के अंदर भी 3 टाइप की सेल पाई जाती है बच्चे। और कौन सी सेल पाई जाती है टेल पोर्शन में? आप बोलोगे सर इसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा पाई जाती है, ठीक है। जो टेल पोर्शन होता है इसको भी अपने आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, लैंगरहैंस से बोला जाता है, ठीक है। 1% उसका 99% पार्ट होता है पेनक्रियाज का, उसका क्या होता है? इसके अंदर हेड है प्लस बॉडी आती है पेनक्रियाज की, हेड प्लस से बॉडी आती है पेनक्रियाज की। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। टेल पोर्शन होता है, टेल पोर्शन में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं कि इसके अंदर अल्फा, बीटा और डेल्टा इस टाइप से बनी होती है और एक आइसोलेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए टेल पोर्शन का नाम है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बोला जाता है। यहाँ पे भी बात करें अल्फा, बीटा और डेल्टा के अंदर है तो अल्फा, बीटा और डेल्टा में देखें अल्फा होती है बच्चे जो ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है, ग्लूकागोन है हार्मोन का सिक्रीशन करती है और ग्लूकागोन हार्मोन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। किसको इंक्रीज करना? ब्लड ग्लूकोज लेवल। थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चे, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन सिक्रीट करती है कहां पे? टेल पोर्शन की बात करें बच्चे तो 1% पार्ट है इसका पेनक्रियाज ग्लैंड का, पेनक्रियाज ग्लैंड का, ठीक है। ग्लूकागोन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके अंदर बच्चे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। दूसरा होता है बच्चे बीटा सेल, क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन है हार्मोन, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल।
ग्लूकोज लेवल। इसके अलावा बच्चे डेल्टा होती है, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती है, सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करती है। और तीनों के तीनों बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार पूछा था। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? पेनक्रियास ग्लैंड किसका मेंटेनेंस कर रही है बच्चे? ग्लूकोज का मेंटेनेंस कर रही है। किसका होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रही है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज नाम आ गया तो ग्लूकोज से रिलेटेड देखें तो एक डिसऑर्डर होता है, एक डिसऑर्डर होता है ग्लूकोज से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं बच्चे डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोला जाता है? डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर अगर बात की जाए तो मोस्ट कॉमन है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन है एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अगर बात की एंडोक्राइन डिसऑर्डर पूछ ले, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में बहुत सारे हैं, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर आते हैं, पैराथायराइड के भी डिसऑर्डर आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी डिसऑर्डर पड़ते हैं, पेनक्रियास ग्लैंड के भी डिसऑर्डर पड़ते हैं, ओवेरी के भी डिसऑर्डर पड़ते हैं, ठीक है, थाइमस ग्लैंड के भी डिसऑर्डर पड़ते हैं। तो ये सारी अपने डिसऑर्डर पड़ते हैं, बट जितने भी डिसऑर्डर है उनमें सबसे ज्यादा कौन सा देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर पूछ ले उसमें जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस भी देखें तो अलग अलग टाइप के, दो टाइप की डायबिटीज मेलाइटस होती है बच्चे, एक डायबिटीज मेलाइटस है फर्स्ट होती है और एक डायबिटीज मेलाइटस है सेकंड होती है। डायबिटीज मेलाइटस है फर्स्ट होती है और एक है सेकंड होती है। डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट के ऊपर अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो फर्स्ट के ऊपर देखोगे तो फर्स्ट को अपने क्या बोलते हैं? ये जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस को बोलते हैं तो ये चिल्ड्रन के अंदर देखने मिलती है, बिलो 20 ईयर, 20 साल से नीचे बच्चे हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है। मतलब बच्चों में जो डायबिटीज देखने को मिले उसको कौन सी बोलेंगे? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस। 20 साल से कम एज के अंदर है ये देखने को मिलती है। और ये जो डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट होती है कंजेनाइटल भी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है? कंजेनाइटल, बाय बर्थ भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट को अदर बोले तो अदर क्या बोलते हैं बच्चे? इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्यों बोला है? इसके अंदर है ना तो डाइट से कंट्रोल कर सकते फर्स्ट को, ना ही मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते। इसमें ओनली ऑप्शन क्या रहता है? ओनली ऑप्शन रहता है वो रहता है इंसुलिन। क्योंकि इस कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटस के अंदर बात करें, इस कंडीशन में जो बीटा सेल्स है ये क्या नहीं कर पाती है? इंसुलिन का सिक्रीशन है नहीं कर पाती है। बहुत सारे कुछ वायरस होते हैं तो इंटरट्रायल लाइफ के अंदर कई बार होता है बच्चे की जो ग्लैंड्स है पेनक्रियास उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, या बाय बर्थ ही जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन का हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस फर्स्ट है वो बच्चों में देखने को मिलती है। और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग यहाँ पे क्या चलता है? उस बच्चे का लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, किसका? इंसुलिन थेरेपी चलेगी। इंसुलिन टाइप ऑफ इंसुलिन से भी एक क्वेश्चन आता है, जिनका भी 3 तारीख को एग्जाम में देख लेना कि डायबिटीज मेलाइटस से क्वेश्चन तो निकाल लिए, टाइप फर्स्ट से निकाल लिए, टाइप सेकंड से निकाल लिए, टाइप फर्स्ट के कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन आ गया है, टाइप सेकंड के कॉम्प्लिकेशन से आ गया। टाइप फर्स्ट का कोज क्या रहता है और टाइप सेकंड का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहता है? टाइप सेकंड का मोस्ट कॉमन कोज रहता है बच्चे ओबेसिटी। टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस से क्वेश्चन बड़ा ही बार बार पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टाइप सेकंड डायबिटीज ओबेसिटी, मोटापा है वो सबसे बड़ा कारण माना जाता है डायबिटीज मेलाइटस सेकंड का। फर्स्ट वाला इसके अंदर कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी वायरस और बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो सकता है पेनक्रियास को, जिनकी वजह से बीटा सेल का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। मोस्टली यहाँ पे कंजेनाइटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये तो बात आ गई। टाइप सेकंड के ऊपर बात करें बच्चे तो इसको अपने नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है सर? सेकंड में सेकंड का जो मोस्ट कॉमन कोज पूछ ले, सेकंड का मोस्ट कॉमन कोज पूछ ले तो क्या हो जाएगा बच्चे? जाएगा ओबेसिटी। क्या जाएगा? ओबेसिटी। ये क्वेश्चन बार बार आता है बच्चे, नोट कर लेना।
सेकंड का मोस्ट कॉमन कॉज पूछे तो ओबेसिटी जाएगा। डायबिटीज मेलिटस सेकंड होती है, इसके ऊपर अगर बात की जाए तो डायबिटीज मेलिटस सेकंड होती है, इसके अंदर देखें तो पहले अपने इसको डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट से कंट्रोल ना हो तो आपने देखा होगा मेटफॉर्मिन ग्लिमिप्रोमाइड टैबलेट आती है, वो अपने देते हैं। वो कब देते हैं? नाश्ता करने से 1 घंटा पहले या नाश्ता करने के बाद में। कब देते हैं डायबिटीज मेलिटस की गोलियां? बताइए कमेंट करके जल्दी बच्चे। डायबिटीज मेलिटस की टेबलेट कब देते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। यस, नॉर्मली सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद डायबिटीज मेलिटस की टेबलेट है वो लेते हैं बच्चे। नॉर्मली डायबिटीज मेलिटस की टेबलेट नाश्ता करने के बाद लेते हैं, ठीक है। और मोस्टली इसकी टेबलेट ओडी चलती है। अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई लेवल चला जाता है दैट टाइम डॉक्टर बीडी प्रेस्क्राइब करता है। और बीडी देने के बाद भी टेबलेट, बीडी का मतलब ट्वाइस ए डे देने के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या है, डॉक्टर इंसुलिन थेरेपी वो क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है। इंसुलिन ड्रग्स है ना, तो आप HWC लगा सकते ना PHC पे लगा सकते। कौन सी बात कर रहा हूँ? पहले इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन अपने बोलते हैं कि एक इंजेक्शन CHC पे लगवा के आना हो। CHC में इसलिए एडवाइस किया जाता है, बाय द वे इंसुलिन बहुत सारे कैंडिडेटों के रिएक्शन भी कर जाता है। तो या तो चाहे वो आयरन का इंजेक्शन हो या इंसुलिन का इंजेक्शन हो, पहला इंजेक्शन चाहे वो आयरन का लगाए इंसुलिन का लगाए, उनको बोला जाता है फिजिशियन से आप प्रिस्क्राइब करके एक इंजेक्शन वहां पे लेके आइए, उसके बाद हम इंसुलिन इंजेक्शन है वो आपको PHC के ऊपर देने लग जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट आपको अगर इंसुलिन इंजेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं देना, क्योंकि इंसुलिन भी इंजेक्शन ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसके अंदर सीवियर एनाफाइलेटिक रिएक्शन है वो देखने को मिली है। ये तो आगे टाइप सेकंड की। इसके अलावा बच्चे बात करें ग्लूकोज से रिलेटेड, तो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होता है? नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के ऊपर बात करें बच्चे तो ग्लूकोज ग्लूकोज के ऊपर बात करें तो नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज कितना होता है? नॉर्मल फास्टिंग है ग्लूकोज खाली पेट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 70 से 110 mg पर डेसीलीटर। इसके अलावा बच्चे होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है जिसके अंदर रीडिंग 120 से 140 से mg पर डेसीलीटर आनी चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद, क्या बात की है मैंने? खाना खाने के 2 आवर बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना आना चाहिए? 120 से 140 से आना चाहिए। एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और दे रहा हूं बच्चे यहाँ पे, प्री डायबिटीज का क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 199 mg पर डेसीलीटर आ रहा है, ये राजस्थान CHO 2021 का क्वेश्चन है। डायबिटीज का संदेह, शुगर होने का संदेह इंगित करता है। इस टाइप से हिंदी में पेपर था, हिंदी इंग्लिश में। डायबिटीज मेलिटस का संदेह होने का चांस है, ये इंगित करता है। कौन सा रीडिंग आया था जब उसका प्री डायबिटीज 140 से 199, राजस्थान CHO का क्वेश्चन है बच्चे, राजस्थान CHO 2021 एग्जाम का क्वेश्चन है। और डायबिटीज मेलिटस किसको बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस को बोला जाता है जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है। एक टेस्ट और होता है बच्चे, इसके अंदर है शुगर के लिए HbA1c, ये होता है तो HbA1c, ठीक है। तो ये होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन है वो कितना ग्लूकोज को बाउंड करता है। तो ये लास्ट प्रीवियस 3 मंथ की अगर रीडिंग का पता लगाना है, प्रीवियस
3 मंथ की ये देखना है कि लास्ट 3 महीने में डायबिटीज का कितना कंट्रोल था या कितनी थी डायबिटीज। लास्ट 3 महीने का अगर पता लगाना होता है तो कौन सा टेस्ट करते हैं, HbA1c टेस्ट करते हैं। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस 3 मंथ में शुगर की डिटेल्स है वो कौन से टेस्ट से देखने को मिलती है, HbA1c। नॉर्मल लेवल कितना होता है इसका, 4 to 6.5, 4 to 6.5। अगर यहाँ पे रीडिंग 6.5 से अबव आ रही है इसका मतलब है पेशेंट है सफरिंग फ्रॉम है डायबिटीज, सफरिंग फ्रॉम है डायबिटीज। ये बेसिक से बेसिक डाटा थे बच्चे जो आपके सामने रूबरू हुए हैं, और जितने भी बातें लिखी है सारी की सारी रिपीटेड है, इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, ये बात यहाँ तक हो गई अपनी। इसके बाद में आपने आगे चलिए नेक्स्ट है कोलोस्ट्रॉम। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन होता है कोलोस्ट्रॉम। देखें मदर का फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। तो देखिए कोलोस्ट्रॉम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है और फैट। कोलोस्ट्रॉम मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा क्या है, कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम में तो कोलोस्ट्रॉम क्या होगा, पहली बात तो कटी है गई। हाँ क्या हो सकता है, उसमें प्रोटीन हो सकती है ज्यादा, उसमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है ज्यादा, या फैट देखने को मिलता है। क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं, बोला सर आंसर नहीं दिख रहा। क्या जाएगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए, ऑनलाइन बच्चे भी हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चे, जल्दी से कमेंट करके बताएं। यस जल्दी से बताएं। अभी कुछ बच्चों का बी और सी में कंफ्यूज है। पूनम रानी बी, यस इसका जो राइट आंसर जाएगा बच्चे वो जाएगा बी इज द करेक्ट वन आंसर, बी इज द करेक्ट वन आंसर। कोलेस्ट्रॉल की बात करें बच्चे, इसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। प्रोटीन के अलावा बात करें बच्चे, विटामिन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या होता है सर, इसमें मिनरल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा सर क्या होता है, इसमें इम्यूनोग्लोबिन भी देखने को मिलती है। और इम्यूनोग्लोबिन कौन सी बच्चे, आईजीए। आईजीए ऐसी इम्यूनोग्लोबिन है जो ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रेजेंट होती है, ब्रेस्ट में भी मिल्क में भी प्रेजेंट होती है, सलाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होती है, टीयर्स में भी प्रेजेंट होती है, ब्रोंकियल सिक्रीशन में भी प्रेजेंट होती है। ये वो एक इम्यूनोग्लोबिन है जो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन है एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग बेबी इंडिकेट। भी अपने किसी बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है मदर ने, कब अपने बोल सकते हैं जब बच्चा कितनी देर सोएगा या रोएगा, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बेबी स्लीप 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रीक्वेंटली। ये कह रहा है कि बच्चा है वो बार बार नहीं रो रहा है तो अपने बोलेंगे एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग है। यूरिन 5 to 7 टाइम ए डे कर रहा है तो अपने बोलेंगे कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग है। और इसके अलावा स्टूल 4 टाइम ए डे, 4 टाइम ए डे तो डायरिया हो गया बच्चे, ये तो गलत बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो तो जाएगा बच्चे सबसे पहले ए। देख लीजिए, न्यूबॉर्न दैट एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग विल स्लीप एट लीस्ट 2 आवर, 2 घंटे सो जाता है उसको बोलते हैं कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की है। पास यूरिन, यहाँ पे यूरिन पास आउट 5 to 7 है, पास यूरिन है 8 to 10 टाइम, 8 to 10 टाइम, 8 से 10 बार अगर दिन में यूरिन पास आउट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर है ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रॉपर है
ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा देखें, ए डे एंड विल गैन वेट, बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है। तो वेट इंक्रीज आपको मैंने बताया था वेट के ऊपर कितना वेट इंक्रीज होता है बच्चे का। वेट है स्टार्ट के 5 से 6 मंथ तक वेट है वो 30 ग्राम पर डे इंक्रीज होता है, 30 ग्राम पर डे। और 6 से 12 महीने के ऊपर बात करें बच्चे तो 15 ग्राम है पर डे वेट है वो इंक्रीज होता है। तो पर डे वेट गेन हो रहा है, कितना होना चाहिए? स्टार्टिंग के 7 डे तक, स्टार्टिंग के 7 डे तक 10 ग्राम वेट है वो लॉस होता है। 7 दिन के बाद 10वें दिन के बाद वापस वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। कितना? 30 ग्राम पर डे वेट गेन होगा स्टार्ट के 6 महीने तक। और 6 महीने से लेकर 12 महीने के अंदर वेट है वो पर डे कितना होगा बच्चे? 15 ग्राम है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चे एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या क्या बेनिफिट है? तो बेनिफिट दो होते हैं, एक तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट होगा और दूसरी मदर यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो मदर को भी तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कुछ ना कुछ है मिलेगा। तो दोनों बातें आइए जानते हैं कि व्हाट विल बी बेनिफिट फॉर बेबी एंड मदर। और बेबी के अंदर अगर बात करें बच्चे, बेबी के अंदर अगर बात करें अपने यहाँ पे कि बेबी को क्या बेनिफिट मिलेगा तो सबसे पहले आइए जानते हैं ब्रेस्ट मिल्क रिच इन शुगर। शुगर कौन सी बच्चे? लैक्टोज। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी शुगर देखने को मिलती है? लैक्टोज। विच सप्लीट इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज एंड शुगर। मतलब जो लैक्टोज होता है सप्लीट का मतलब टूट जाती है, किस में टूट जाती है? आगे ग्लूकोज और सॉरी किस में टूट जाती है? ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। लैक्टोज होती है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में शुगर पाई जाती है, शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसमें टूट जाती है, ये आगे जाके मेटाबोलाइज करता है। आपको पता होगा बहुत अच्छी बात कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है? लीवर करता है। कौन करता है? लीवर करता है। लीवर का और फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए डी के जिसको फैट सोल्यूबल विटामिन बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? याद रख लेना ए डी ई के, ये फैट सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल पे अगर बात की जाए, वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर बात की जाए तो कौन सी होती है बच्चे? विटामिन है बी और प्लस विटामिन है सी, ये वाटर सोल्यूबल होती है। तो विटामिन ए डी का स्टोर करना ये किसका काम है? लीवर का। इसके अलावा लीवर होती है वो बाइल जूस का भी सिक्रीशन करती है। लीवर क्या करती है? बाइल जूस का भी सिक्रीशन करती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जल्दी से बता दीजिए। ऑफलाइन स्टूडेंट भी बैठे हैं और ऑनलाइन क्लास में ले रहे हैं साथ। सोनिया रानी जल्दी से कमेंट कीजिए। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड क्वेश्चन पूछा है और पता लग जाएगा अब आपका कितना लेवल है दिमाग का, कितना पढ़े हो, कितना गुणे हो। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जल्दी से कमेंट कीजिए। 54 मिनट की क्लास हो चुकी है बच्चे। उषा का लीवर आया, पंकज कुमार का थायराइड आया, बरवाड़ा जी का लीवर आया। बरवाड़ा जी अब आप हो क्या, मेल हो फीमेल हो हमें नहीं पता, तो अपना नेम चेंज करवाना। सबसे पहले आपने आई थिंक गांव का नाम डाल दिया अपने। क्या रहेगा बच्चे? बात अच्छी है सर, क्वेश्चन अच्छा पूछा है, क्वेश्चन अच्छा पूछा है। लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट लैंड इन द बॉडी पूछ ले, बॉडी पूछ ले तो जाएगा बच्चे लीवर। अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ ले, लार्जेस्ट एंडोक्राइन पूछ ले तो जाएगा, क्या जाएगा?
दो बातें याद रखने की कोशिश करना हमेशा। लार्जेस्ट सीधा ग्लैंड पूछ ले, कोई भी नाम ना डाल ले एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का, तो क्या जाएगा लीवर। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन का पूछ ले तो क्या जाएगा थायराइड। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा बच्चे ये तो बात होगी कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, जिनको कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, जो कि आगे जाके लीवर, बच्चा पिएगा, बच्चे के लीवर के पास जाएगा, लीवर क्या करेगा लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ देगा। तो ये लैक्टोज होता है, ये डेंजरस कैटेगरी है। लैक्टोज इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन और सीएनएस। तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज होता है, उसको लीवर किसमें तोड़ देती है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ देती है। ग्लूकोज होता है बेबी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भूख होता है उसकी उसको सेटिस्फाई कर देता है। लेकिन ग्लैक्टोज का क्या होता है, बच्चे का जो ब्रेन का विकास हो रहा है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कौन विकसित कर रहा है, ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज आपने देख लो कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉपर डेवलपमेंट करवाने में किसका रोल रहता है, ग्लैक्टोज का रोल रहता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा दे रहा हूं बच्चे में आपके लिए। आईजी ऑलरेडी बता दिया था, एंड लाइसोजाइम प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये सर में क्वेश्चन पूछा था कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा आईजीए। ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जाती है, क्या जाएगा, नाम आ गया इम्यूनोग्लोबिन का, थोड़े से क्वेश्चन फेंक देता हूं। चलिए आगे, यही इस क्लास की खास बात है बच्चे, तो भी कुछ भी पढ़ रहे हो, इम्यूनोग्लोबिन नाम आ गया ग्लोबिन का, तो क्वेश्चन इसे बन रहा है वो सारे फेंक देता हूं। इम्यूनोग्लोबिन पहला क्वेश्चन है आईजीए से रिलेटेड, मैं बता देता हूं। आईजीए, आईजीए बच्चे वो किसका क्या काम करती है, आईजीए का देखें अगर काम है तो ये ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। बड़ा क्वेश्चन यही बन रहा है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है, लाइवा में प्रेजेंट होती है, ईयर में प्रेजेंट होती है, इसके अलावा ब्रोंकियल सिक्रीशन में, ब्रोंकियल सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है बच्चे यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बन रहा है आईजीजी। आईजी के ऊपर बात करें बच्चे यहाँ पे तो देख लीजिए, मोस्ट अबंडेंस इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन में देखने को मिलती है। इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो ये रहती है बच्चे गेम में, ये 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबिन होती है। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी गेम्ड के नाम से जानी जाती है इम्यूनोग्लोबिन, जो कि 5 से टाइप की होती है। बात करें आईजीए, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ऐसी इम्यूनिटी है, इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। कितने महीने तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, कितने महीने तक आईजीए बच्चे में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जल्दी से बताएं कमेंट करके बच्चे, जल्दी से बताएं कमेंट करके, जल्दी से बताएं कमेंट करके। सोनिया रानी, शानदार आंसर आया है, शानदार आंसर आया बच्चे। आईजीए बच्चे फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ तक बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद बच्चे का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, बच्चे का सप्लीन्स वाला है, लिम्फेटिक सिस्टम है, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, वो प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। उसके बाद बच्चा 3 महीने बाद अपनी खुद की इम्यूनिटी बनाना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट के 3 महीने तक मदर वाली इम्यूनिटी से काम चलाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था, और क्वेश्चन बन रहा है वो भी देख लीजिए।
और क्वेश्चन क्या रहेगा, IgE। IgE के ऊपर बात करें बच्चे तो ये भी बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन क्वेश्चन बन रहा है, which type of the immunoglobulin that is responsible for allergy reaction and anaphylatic reaction। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, IgE। इसके अलावा बच्चे IgM, IgM, IgM देखें तो किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, IgM लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट माना जाता है इसका, लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट माना जाता है। कितना बच्चे, 9 लाख से 10 लाख, 10 लाख, 9 लाख से 10 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट माना जाता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर की, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर की इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर की इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है, ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। आपको बोला IgM, IgM ये बार बार आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन टॉपिक है बच्चे, कल नेक्स्ट आपको इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी, कल की क्लास में आपको इम्यूनिटी है वो भी करवा दूंगा, इम्यूनोग्लोबुलिन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा IgD रहता है इसका, IgD अननाउन फंक्शन है बच्चे, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, अननाउन फंक्शन अभी तक इसका माना जाता है, नॉर्मली लोकल इम्यूनिटी में प्रोवाइड करती है, ज्यादा इसका कोई अभी तक है रोल है नहीं माना गया। इस 9 लाख बोल रहा हूँ मैं, 9 लाख बोल रहा हूँ, 9 लाख टू 10 लाख। इसके अलावा आगे बात करें बच्चे, एक नाम आया था 3 महीने बाद बच्चे में कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड होने लग जाती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की बात कर रहा था, देख लीजिए बच्चे। इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। बच्चे अपने नॉर्मली बात करें ना तो एक स्टीम सेल पाई जाती है, स्टीम सेल, स्टीम सेल ये कहाँ पे होती है, स्टीम सेल अगर बात की जाए तो बोलोगे सर थोड़ा सा हमें तो नहीं पता कहाँ पे, चलो बता देते हैं आपको कहाँ पे होती है बच्चे। ये स्टीम सेल है, स्टीम सेल बोन मेरो में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बोन मेरो में प्रेजेंट होती है, बोन मेरो में प्रेजेंट होती है। बोन मेरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बोन के अंदर होता है, तो स्पंजी बोन्स होती है, ठीक है, पेल्विक गिल्डल्स, स्टर्नम्स, इलियम्स, उसके अंदर क्या होता है, बोन मेरो होता है। बोन मेरो भी 2 टाइप का होता है, रेड बोन मेरो और येलो बोन मेरो, ठीक है। तो ये नॉर्मली होती है स्टीम सेल से बोन मेरो में प्रेजेंट होती है, और बोन मेरो में स्टीम सेल 2 टाइप की होती है बच्चे। कितने टाइप की होती है स्टीम सेल, 2 टाइप की होती है, माइलोइड स्टीम सेल। प्लस सर बात कहीं पे चल रही थी, पूछ कहीं पे गई, बात कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कर रहे थे, ब्रेस्ट फीडिंग से कर रहे, बात वहीं से चल रही है वहीं पे आ जाएंगे। लिम्फोइड स्टीम सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल, ये 2 टाइप की इम्यूनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है बच्चे, ठीक है। 2 टाइप की यहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड मिलेगी, कैसे मिलती है वो देखते हैं। माइलोइड स्टीम सेल और लिम्फोइड स्टीम सेल। पूछा जाता है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है या प्लेटलेट्स है, वो कौन से स्टीम सेल से बनते हैं। आरबी आपसे पूछ ले कि आरबीसी है वो कौन सी स्टीम सेल बनाती है, ये तो पता है आपको, आरबीसी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी स्टीम सेल बनाती है, बट कौन सी स्टीम सेल, माइलोइड स्टीम सेल या लिम्फोइड स्टीम सेल। आपसे पूछ ले कि आरबीसी का डेवलपमेंट है वो विच टाइप ऑफ स्टीम सेल अकर, ऑप्शन में दे दे स्टीम सेल, माइलोइड स्टीम सेल, लिम्फोइड स्टीम सेल, और डी डाल दे नन ऑफ द अबव, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर आपको नहीं पता है। अपने को यहाँ पे सीखना है, ये जानते हैं अपने कौन कौन सी क्या स्ट्रक्चर बनाती है। माइलोइड स्टीम सेल्स होती है बच्चे, आरबीसी बनाती है, नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से। माइलोइड स्टीम सेल बच्चे प्लेटलेट बनाती है, प्लेटलेट बनाती है।
बात करें WBC की बच्चे, तो WBC का टाइप देख लीजिए पहले। WBC के टाइप देखें तो टाइप होता है इसका नैल मैप। नैल मैप तो सर ये नैल मैप क्या है? अन फॉर है न्यूट्रोफिल, अन फॉर है न्यूट्रोफिल, ईस फॉर है इओसिनोफिल, और सर है अल फॉर है लिम्फोसाइट, हम फॉर सर है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और इसके अलावा बेसोफिल, बेसोफिल हम आएगा यहाँ पे नैल मैप। ठीक है, नैल मैप है, हम ये भी ई साइलेंट रहता है इसके अंदर, नैल मैप। बी फॉर है बेसोफिल। तो ये आपको 5 टाइप की WBC होती है। अब बात ये आती है यहाँ पे कि ये 5 टाइप में मैं कहता हूं कि जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट तो ये बनाती है, लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोइड स्टेम सेल से पता लग रहा है क्या बनाएगी, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी आगे आगे देखें 2 टाइप का होता है बच्चे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है और है टी लिम्फोसाइट, 2 टाइप की होती है। तो यहाँ से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा, प्लस सर बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बना दिया WBC का, लेकिन आपने तो अभी बताया WBC 5 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल, 5 टाइप की होती है। लेकिन लिम्फोसाइट तो बना दिया लिम्फोइड स्टेम सेल से। अब सर ये रिमेनिंग 4 टाइप की WBC रह गई, ये कौन बनाता है? तो ये बनाता है बच्चे माइलोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल क्या बनाता है? न्यूट्रोफिल बनाता है। तो बेसोफिल कौन बनाता है? ये भी बनाता है। इओसिनोफिल कौन सा बनाता है? ये भी बनाता है। और सर है और क्या? मोनोसाइट, मोनोसाइट। ये अपने सारे के सारे 4 टाइप की WBC माइलोइड स्टेम सेल बनाती है। लिम्फोइड स्टेम सेल ओनली लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये तो आपको पता लगे सारी की सारी स्ट्रक्चर वो बोन मेरो के अंदर चलती है, बोन मेरो में चलती है। अब यहाँ पे बात करें बच्चे, यहाँ पे बात करें अपने यहाँ पे लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के ऊपर भी देखें तो लिम्फोसाइट पे देख लीजिए बच्चे थोड़ा सा, लिम्फोसाइट में अगर बात करें बच्चे यहाँ पे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से भी क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, नोट कर लेना दिमाग के अंदर। लिम्फोसाइट 2 टाइप का बताया मैंने, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चे, अब बी लिम्फोसाइट से जो क्वेश्चन निकल रहे हैं नोट कर लेना दिमाग के अंदर, ये भी साथ के साथ वैसे नोट करो तो वैसी होती नहीं है। लिम्फोसाइट की बात कर रहा हूं बच्चे, मैं दोबारा लिख रहा हूं लिम्फोसाइट, यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चे, अब यहां से क्वेश्चन क्या बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन फॉर्मेशन कहां पे होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां पे होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पे होता है। 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम देख लेना, बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां पे होता है और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां पे होता है। दोनों में दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर जाएगा, वो आंसर जाएगा बच्चे यहाँ पे फॉर्मेशन। कौन है? मेरो, दिमाग में बिठा लेना क्वेश्चन। बट यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन और बन रहे हैं, इसका भी यही क्वेश्चन जाएगा कि फॉर्मेशन कहां पे होता है और मैच्योरेशन है कहां पे होता है। किसका बच्चे? टी लिम्फोसाइट का। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपने को घबराना नहीं है, इसको भी अपने सीखेंगे। बी लिम्फोसाइट का सॉरी टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, बोन मेरो में होता है, और मैच्योरेशन कहां पे होता है? इंटरेस्टिंग बात है बच्चे, थाइमस से ग्लैंड में होता है, थाइमस से ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट होता है हमेशा वायरस से रिलेटेड फाइट करती है, बी लिम्फोसाइट होता है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड फाइट करती है बच्चे। और जो भी एचआईवी वायरस आता है, जो भी एचआईवी वायरस आता है वो हमेशा टी लिम्फोसाइट पे काम करता है। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो अलग अलग टाइप की है, CD4 सेल, CD8 सेल, किलर सेल और सुप्रेसिव सेल।
किलर या मेमोरी सेल यहाँ पे आ जाता है। 4 टाइप की होती है। बात करें टी लिम्फोसाइट में, CD4 सेल काउंट है। HIV वायरस होता है सबसे पहले CD4 सेल पे अटैक करता है। CD4 सेल की नॉर्मल क्वांटिटी पूछी जाती है, कितनी होती है? 500 से, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 500 से 1500 mq/सेल। यहाँ पे और बात बता दूं, CD4 सेल की क्वांटिटी 500 से नीचे आ जाए, 500 से नीचे आ जाए तो क्या होगा बच्चे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू HIV शो होने लग जाते हैं। HIV के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो होने लग जाते हैं जैसे CD4 सेल की काउंट क्वांटिटी 500 से नीचे आ जाती है। और CD4 सेल की क्वांटिटी अगर 200 से नीचे आ जाए तो अपने मान लेते हैं बच्चे कि HIV से वो पर्सन क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, HIV पॉजिटिव माना जाता है। ये क्वेश्चन बच्चे लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, 15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं। अगर एक एग्जामिनर लिम्फोसाइट डालेगा, टीम सेल डालेगा, इम्यूनोग्लोबिन डालेगा तो ये आ जाए। इम्यूनिटी रहता है इसका, दांत से एक क्वेश्चन निकलता है, वो भी अपने कल की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे थे अपने, यहाँ तक आ गए थे। IgA आया था नाम, IgA से रिलेटेड अपने इम्यूनोग्लोबिन पढ़ लिया है। इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड है इम्यूनिटी से रिलेटेड लिम्फोसाइट आता है तो लिम्फोसाइट से रिलेटेड पढ़ लिया, स्टीम सेल से रिलेटेड पढ़ लिया, टाइप ऑफ WBC अपने देख ली है। इसके अलावा नाम आया था RBC का, RBC का नाम आया था। तो RBC से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपको देखना है मैं बता देता हूँ। RBC क्या बोलते हैं इसको? रेड ब्लड सेल बोलते हैं बच्चे, रेड ब्लड सेल बोला जाता है। RBC का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? पहले तो लाइफ साइकिल पे बात करें। लाइफ साइकिल कितना होता है RBC का? 120 दिन होता है अडल्ट में, ये बात है। नियोनेट में कितना होता है? नियोनेट में बताइए जल्दी, अरे नियोनेट में कितना होता है? 80 से 90 दिन, 80 से 90 दिन। RBC का लाइफ साइकिल ब्लड बैंक में कितना होता है? ब्लड बैंक में लाइफ साइकिल पूछ ले RBC का 35 से 42 दिन होता है। ठीक है, बात आ गई ब्लड बैंक में, तो ब्लड बैंक में एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करते हैं? एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज करते हैं ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर करने के लिए? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, याद रख लेना। सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम में सिट्रेट होता है बच्चे, सोडियम में सिट्रेट होता है। आपसे पूछ ले कि प्रीटर्म बेबी में RBC का लाइफ साइकिल कितना होता है? तो 35 से 50 दिन होता है बच्चे। ठीक है, ये बात आ गई थी ब्लड बैंक में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन और फेंक देता हूं, यहाँ पे पूछ लेते हैं लेबोरेटरी में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? लेबोरेटरी में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं? कौन सा करते हैं? EDTA, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। EDTA की फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाई टेट्रा एसिटिक एसिड। ये बच्चे जो क्वेश्चन दे रहा हूं डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं सारे पूछेगा। RBC का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है बच्चे? स्प्लीन में होता है, स्प्लीन में होता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC बोला जाता है। क्या बोला जाता है? RBC का कब्रिस्तान। स्प्लीन को अपने क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लड बैंक भी बोला जाता है, ब्लड है बैंक भी स्प्लीन को बोला जाता है, क्योंकि स्प्लीन है 350 ml ब्लड का क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर है? तो ये बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे, वो क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करवा दिया। एक वर्ड आया था प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट का भी थोड़ा सा देख लेना। प्लेटिलेट्स है, प्लेटिलेट्स का नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है 1.5 लाख से कितनी होती है बच्चे? 4.5 लाख पर mm की होती है। ठीक है, इतना से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका लाइफ साइकिल इसका नहीं पूछा जाता। देखो आप लगभग 8 से 13 दिन, 5 से 13 दिन के बीच में इसका लाइफ साइकिल होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? ऑनलाइन वालों, यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है?
जहां तक किसी बच्चे को डाउट है। यस, जल्दी से बताएं बच्चे, कोई डाउट नहीं है कमेंट कर दीजिए, थंब का निशान प्रेस कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो टाइप कर दीजिए, अदरवाइज थंब का निशान है वो प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन अपना यहाँ पे नेक्स्ट जो आ रहा है बच्चे वो काफी शानदार है। ओके, चलिए बच्चे आगे चल रहे हैं अपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है बच्चे, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, आपको बता दिया आईजीए होती है, आईजीजी लार्जेस्ट नंबर में इम्यूनोग्लोबिन देखने को मिलती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा। आईजीएम पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर की होती है, पेंटामेट्रिक स्ट्रक्चर लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन की क्वांटिटी में अपने बोल सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं माना जाता। राइट आंसर क्या जाएगा ए। इसके अलावा देखिए बच्चे लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन के ऊपर बात करें अपने, लैक्टोफेरिन क्या होता है? लैक्टोफेरिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम गैस्ट्रोएंटेराइटिस। लैक्टोफेरिन से क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? जेटी सिस्टम को हेल्थी रखता है। जेटी सिस्टम में जितने भी एक्सेसिव बैक्टीरिया ग्रोथ होती है उसको यहाँ पे रोकने का रोल प्ले करता है। इसके अलावा देखते हैं लैक्टोबैसिलस बाइफिडस, नेक्स्ट है ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बाइफिडस से इनहिबिट द बैक्टीरिया ग्रोथ एंड मेक द स्टूल एसिडिक। क्या करता है? लैक्टोबैसिल बाइफिडस क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है, ज्यादा ग्रोथ नहीं होने देता, तो स्टूल को एसिडिक करता है। क्योंकि एनवायरनमेंट देखोगे यहाँ से क्या चलेगा? ओरल कैविटी से एल्कलाइन, स्टोमक में जाओगे तो एसिडिक, इंटेस्टाइन में जाओगे तो एल्कलाइन, लास्ट में जब स्टूल स्टोर होता है वहां पे जाके क्या हो जाएगा? वापस एसिडिक। तो बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और एनवायरनमेंट कोई बैक्टीरिया होता है जो कभी एसिडिक में ग्रोथ करने वाला होता है और कोई एल्कलाइन में ग्रोथ करने वाला होता है। और अपना यहाँ से एनएस तक का एनवायरनमेंट 4 बार चेंज हो रहा है। 4 बार चेंज होने की वजह से कोई बैक्टीरिया अगर अपने कोई फास्ट फूड खा रहे हो या मतलब कोई ऐसी चीज खा रही है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ हुई थी, तो वो बैक्टीरिया आपके जेआईटी सिस्टम में कोई भी इन्फेक्टेड है काम नहीं करे, क्योंकि उसकी ग्रोथ है वो इनहिबिट की जा रही है एनवायरनमेंट चेंज करके बॉडी का। नेक्स्ट बच्चे बड़ा ही क्वेश्चन है, एक पापा, पापा एक एमिनो एसिड होता है बच्चे, ठीक है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसका नाम रहता है और ये ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कभी मलेरिया नहीं होता। आपने कभी नोट किया हो? अभी देखा है न्यूबॉर्न बेबी पीडियाट्रिक्स आपने पढ़ा है कि न्यूबॉर्न बेबी में मलेरिया हो गया, नॉर्मल फीवर हो सकती है बट मलेरिया नहीं होता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस नेटवर्क? पापा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, प्रोटेक्शन द बेबी फ्रॉम मलेरिया। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेस्ट मिल्क में वो कौन सा एसिड है जो मलेरिया से बेबी को प्रोटेक्ट करता है? पापा। नेक्स्ट है बच्चे, ह्यूमन मिल्क कंटेन लो एंड इजीली डाइजेस्टेड प्रोटीन। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, लैक्टोएल्ब्यूमिन या लैक्टोग्लोबुलिन। और इसके अलावा काउ मिल्क में कैसीन, काउ मिल्क में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है बच्चे, जो ये भी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाए वो पहलो मिल्क में लैक्टोएल्ब्यूमिन, ठीक है, या फिर लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोबुलिन आप बोल सकते हो,
और लैक्टो एल्ब्यूमिन बोल सकते हो। दैट टाइप की प्रोटीन्स होती है जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होती है। और काउ मिल्क में अगर प्रोटीन पूछे तो केसिन नाम की प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। तो ये ह्यूमन मिल्क कंटेन लो एंड इजीली डाइजेस्ट प्रोटीन लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन इंस्टेड ऑफ काउ मिल्क प्रोटीन केसिन, सो डिक्रीज लोड ऑन किडनी ऑफ बेबी। प्रोटीन हमेशा, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन का लोड हमेशा किडनी के ऊपर पड़ता है। प्रोटीन के लीवर के साथ साथ किडनी में भी पड़ता है। तो बच्चे की किडनी क्या होती है, इमेच्योर होती है, इसलिए बच्चा स्टार्ट के कुछ देर तक 1 ईयर तक बच्चा बार बार सुसु करता है। बाद में उसकी होल्डिंग पावर बढ़ती है जैसे जैसे किडनी है वो मेच्योर होती है। तो अगर अपने काऊ मिल्क देंगे तो बच्चा का यूरिन आउटपुट और ज्यादा करेगा। अगर ब्रेस्ट मिल्क रहेगा तो ब्रेस्ट मिल्क में तो अभी आपने देखा था कितनी बार यूरिन पास आउट करेगा, 8 से 10 बार। अगर काऊ मिल्क दोगे तो 10 से क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि किडनी क्या बच्चे की इमेच्योर है। मदर के लिए क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट मिल्क का? मदर के लिए बच्चे, आज आपके जो क्वेश्चन है 200 के राउंड चले गए बच्चे सारे, देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और मदर में लैक्टेशन, सुप्रेस ओवुलेशन, सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सर्व एज नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। 100% गारंटी नहीं है, माना जाता है, मानते हैं ना मैथ के अंदर, माना कि एक्स है तो माना जाता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। वो अगर मदर बार बार करवा रही है, हर 2 घंटे बाद करवा रही है, तो यहाँ पे आपके जो हार्मोन एंटी ग्लैंड्स हैं कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनको सुप्रेस करके रखेंगे, जिसकी वजह से ओवुलेशन है कि प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगी। अगर मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बार बार नहीं करवाती है तो वहां से हार्मोन है वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि ओवुलेशन की प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है वो रिपीट हो जाती है। बहुत सारी वुमेन होती है जिनके 1 महीने बाद 2 महीने बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लग जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी वुमेन है जिनको 6 महीने 7 महीने 8 महीने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। दैट इज डिपेंड अपॉन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरे बच्चे, इट लोअर द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। देख लेना, जो लेडीज है आपको एडवाइस दे देनी है, जो लेडीज जॉब करती है कहती है हमारे तो चुन्नू मुन्नू को हम दूध नहीं पिलाएंगे, हम तो क्लोमिफेन सिट्रेट के नाम से टेबलेट आती है, वो टेबलेट ले लेने, ब्रेस्ट मिल्क का दूध है उसका लें, या पंप आता है उससे निकाल के बच्चों को पिए, ठीक है, डिस्कार्ड कर दे। उनको ये बात बता देना कि ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने का साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट ये है, उनको ओवेरियन है और ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती। अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर करवा रही है तो उसको ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। नाम है यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर और नाम आता है यहाँ पे एक सर्वाइकल कैंसर। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर है वो कौन सी होती है, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सी होती है। यस, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे मैं आपको, और यही थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर पूछ ले इंडिया में, तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर जाएगा। और जो चीज आपको लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर है, जो बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। और वर्ल्ड का पूछ ले, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फीमेल में कैंसर कौन सी देखने मिलती है, तो सर्वाइकल कैंसर है देखने को मिलती है। और इंडिया में कैंसर पूछ ले कौन सी देखने को मिलती है फीमेल में, तो ब्रेस्ट कैंसर है देखने को मिलती है। यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेप स्मीयर टेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, पेप स्मीयर टेस्ट किसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, आपको बोला है सर्वाइकल कैंसर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है पेप स्मीयर टेस्ट। वेरी गुड, चलिए आगे। हेल्प द मदर टू एक्स्ट्रा वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कितना वेट है वो गेन करती है वुमेन, वेट गेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है 11 से 12 केजी, 11 से 12 केजी वेट है वो वहां पे फीमेल्स का वो 9 मंथ में गेन करती है। और ये जो एक्स्ट्रा वेट होता है उसको वापिस है वो डिक्रीज कौन करता है, बार बार ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, जिससे कि मदर का वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नॉर्मली डिक्रीज हो जाता है। 2 चीज होती है, देखा होगा कोई चुन्नू मुन्नू जाती है मायके चली जाती है, डिलीवरी करा के वापिस आती है तो
3 सेट अलग ही होता है, क्योंकि वहां पे बैठे बैठे उन्होंने 15 किलो तो घी खा दिया, 15 किलो घी खा दिया तो वेट गेन होगा क्या, लॉस होगा, तो होगा उससे ज्यादा तो वो डाइट में ले रही है। तो इसलिए दो कंडीशन रखती है, जो वुमेन्स ज्यादा वेट लेती है उनका वेट लॉस कम होगा कंपैरिजन टू लॉस, ठीक है, उसका वेट वो गेन होगा, लॉस नहीं होगा ज्यादा वेट लेगी तो। दूसरा यहाँ पे अगर बात करोगे, एक वुमेन नॉर्मल वहां पे घी लेगी, उसका वेट वो लॉस होगा। अदरवाइज मोस्टली देखा गया कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन का वेट वो हमेशा लॉस होता है, गेन कम होता है। लेकिन गेन कब होता है, जब होगा जब अननेसेसरी डाइट ले रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चे, इट प्रमोट द स्पीड ऑफ इनोवेशन ऑफ यूट्रस। नॉर्मली बताया था मैंने आपको, वैसे यूट्रस में करवाऊंगा कल की क्लास में, आपका लेबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और कल की क्लास में विटामिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कॉमेटी जितनी भी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और ऑक्यूपेशनल डिजीज है बच्चे, कल की क्लास मत मिस करना, ऑक्यूपेशनल डिजीज है कंप्लीट हो जाएगी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा कल की क्लास में। इसके अलावा साथ साथ में कुछ एंडोक्राइन के डिसऑर्डर, कुछ किडनी से रिलेटेड डाटा रहेगा, कुछ आपका साइकेट्री से रिलेटेड कल की क्लास में डाटा रहेगा। तो जो मोर ईसीटी आ गया, सिजोफ्रेनिया, ठीक है, डिमेंशिया, डिलीरियम, इल्यूसिनेशन, ठीक है, फोबिया से रिलेटेड कुछ डाटा है वो कल की क्लास में अपने लेके आएंगे। तो कल की क्लास भी काफी बेहतरीन रहेगी, और डेली जो आपको क्लासेज है, थ्योरी वाली क्लासेज है बच्चे, वो मॉर्निंग में आपको मिलेगी। थ्योरी की क्लासेज अगर लाइव ज्वाइन करना है तो कल मॉर्निंग में मैं थ्योरी क्लास दूंगा, और इवनिंग के अंदर ये आपको सुपरवाइज रिवीजन क्लास है वो मिलेगी। दो दो तीन तीन क्लासें हो चुकी है थ्योरी की, उससे आके देख लेना, वीडियो में जाके देखोगे तो वहां पे आपको फंडामेंटल, वीडियो में जाके देखोगे आपको पीडियाट्रिक्स, वीडियो में जाके देखोगे ओबीजी, 3 या 4 क्लास हो चुकी है, तो वो क्लासें देख लेना जिन कैंडिडेट ने क्लास नहीं देखी है, और उससे आगे कंटिन्यू अपना चलता रहेगा। थ्योरी क्लास मॉर्निंग में चलेगी, ये आपके 2 तारीख तक, उसके बाद थ्योरी क्लासेज है वो आपकी इवनिंग में हो जाएगी बच्चे, थ्योरी क्लासेज इवनिंग में हो जाएगी, और मॉर्निंग में कल क्लासें वो जल्दी लेंगे, तो जो हॉस्पिटल वर्किंग स्टाफ है उनके लिए भी बेनिफिट है, वो जल्दी ले सकते हैं, जितना जल्दी लेना है पर्सनल कमेंट कर देना, 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी ले सकते हैं, ठीक है, और जल्दी लेना है तो 3 बजे स्टार्ट कर देंगे, वो आपका कमेंट हमारे लिए वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है। आइए फिर, इनोवेशन ऑफ यूट्रस का मतलब होता है, यहाँ पे देखा होगा आपने, जब मदर है डिलीवरी कराने आती है तो उसका यूट्रस जब जीपी स्टर्नम से जस्ट बिलो होता है, ठीक है, जैसे ही अंदर चुनु मुनु था वो बाहर आ गया, तो अब यूट्रस कहाँ पे आ जाता है, अम्बिलिकल से जस्ट 2 फिंगर है बिलो, अम्बिलिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आफ्टर डिलीवरी यूट्रस कैन पाल्पेट, कहाँ पे पाल्पेट करते हैं, अम्बिलिकल से 2 फिंगर बिलो, या सिंपाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर अबो, 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको ऑप्शन मिलेगा जस्ट 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकल, पूछा जाता है डिलीवरी के बाद यूट्रस कहाँ पे पाल्पेट होता है, तो 2 फिंगर बिलो अम्बिलिकल, या सिंपाइसिस प्यूबिस, तो पेल्विक बोन का आगे वाला पार्ट होता है, सिंपाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर अबो। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि यूट्रस है वो पेल्विक ऑर्गन का बन जाता है एंड ऑफ द सेकंड वीक, 2 वीक पे जो यूट्रस एब्डोमेन कैविटी में था वो पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, तो ठीक है, कितना 13.5 सेंटीमीटर होता है, पर डे 1 सेंटीमीटर यूट्रस का वो डाउन आता है, तो पर डे का आएगा तो 14 दिन के अंदर है पेल्विक ऑर्गन बन जाता है, तो यही मैंने बताया था, सेकंड वीक का एंड होता है तब पेल्विक ऑर्गन है बन जाता है। 4 बात बताइए, चारों की चारों रिपीटेड है, वैसे आ जाएगा वहां पे। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे, promote emotional bonding between baby and mother, so lower risk of the behavior problem in the children। अब देखो चुन्नू मुन्नू को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, कभी मम्मी उसके सिर में देखती है, कभी कान में देखती है, कभी नोज में देखती है, कभी देखती है बॉडी के ऊपर कोई निशान तो नहीं है, कुछ एलर्जी तो नहीं है, कुछ बच्चे के चिंटी तो नहीं चढ़ गई, कुछ वो तो है, इसका मतलब बार बार करवाती है, मदर का इमोशनल बॉन्डिंग बच्चे के साथ हो जाती है, और बच्चा जब क्राई करता है तो मदर का इतना ध्यान जाता है कि मेरा चुन्नू मुन्नू रो रहा है, तो मदर इमोशनल हो जाती है, इमोशनल होते मैसेज आता है अपने डिफरेंट के ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आके एलवेलाई को कॉन्ट्रैक्शन करता है, ड्रॉपलेट है, दूध भी आने लग जाता है, वो इमोशनल बॉन्डिंग होता है। अगर मदर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाएगी, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा, तो जिनकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होती है उनके बाद में प्रॉब्लम होती है, मेरे तो दूध ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी इमोशनल बॉन्डिंग है ही नहीं। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए बच्चे, मेस्टाइटिस का मतलब क्या होता है,
मास्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट। इसका बच्चे ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन होना ही क्या कहलाता है? ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन होना ही क्या कहलाता है? सिंपल भाषा में याद रखना, मास्टाइटिस। और यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड दैट अकर ड्यूरिंग बीएफ। बीएफ का मतलब है बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग है। मेनली अकर इन द सेकंड एंड थर्ड पोस्टपार्टम। थर्ड पोस्टपार्टम डे के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर मदर को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, वहां पे क्या होती है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी, नमनेस रहेगी। नमनेस रहने की वजह से ये बैक्टीरिया वहां पे क्या हो जाएगा, ग्रोथ कर जाता है। और ग्रोथ करने की वजह से क्या होगा, स्टेफाइलोकोकस यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट का क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। नॉर्मली सेकेंड और थर्ड डे पे टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे, आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास देखना मत भूलना बच्चे, 3:30 बजे के लगभग आपकी क्लास है, वो स्टार्ट हो जाएगी। 3:30 से 7 PM तक या 6:30 PM तक कंटिन्यू चलेगी। पहले बता देता हूँ, नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी 3:30 से। जो ज्वाइन करेगा उसका वेलकम है, जो ना करेगा तो भी उनका भी वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो स्टूडेंट हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है 79767678 और 54, यहाँ पे अभी 2-4 स्टूडेंट का बार बार मैसेज आ रहा था ग्रुप में कि सर मेरी क्लास नहीं चल रही है। मैंने पहले भी अवगत करवा दिया था बार बार कि जो स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रही है वो डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट करना, और लाइव क्लास के ऊपर ही मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। तो आपके बच्चा यहाँ पे, या तो आपने नंबर शेयर नहीं किया, एक के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक स्टूडेंट का और एक पेरेंट्स का। आपने पेरेंट्स वाला ऑप्शन ऑन किया होगा, जिसकी वजह से वो ऐप आपके पास नहीं चल रहा है। तो आप क्लास के बाद एक बार मेरे से कांटेक्ट करना, अपने नंबर शेयर करना। पेरेंट्स वाला ऑप्शन किया हुआ है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना है। नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी डालनी है, और बीच में एक पेरेंट्स का ऑप्शन आता है, उसको आपने ऑन किया होगा, वो करना है। तो आपके पास एक की क्लास है वो आने लग जाएगी। ठीक है बच्चे, और हमारी जो क्लासेस चल रही है वो आने वाले एग्जाम के लिए बच्चे शानदार कंटेंट है। चाहे वो DMER का एग्जाम है, जिन बच्चों का एग्जाम है DMER का, 1500 पोस्ट आ गई है बच्चे। बोरिया बिस्तर लेकर रेडी हो जाइए, 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो आप आज से ही अपनी तैयारी कर ले। जिनका DSSB का एग्जाम है उनके लिए भी अभी बेंच है वो स्टार्ट हो चुका है नए सिरे से। और इसके अलावा CHO का अपकमिंग एग्जाम, इसके अलावा BHU का एक और वैकेंसी आई है यूपी गवर्नमेंट की, 500 के अराउंड पोस्ट है, बच्चे फिल कर देना। तो ये जो एग्जाम अपकमिंग आए हुए हैं सबके लिए हमारा जीनियर नर्सिंग एकेडमी का बेहतरीन डाटा है वो आपके पास अवेलेबल हो रहा है। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। ठीक है, कल मिलेंगे, ग्रुप के माध्यम से आपको अवगत करवा दिया जाएगा क्लास का टाइम टेबल। मॉर्निंग और इवनिंग जो क्लासेस रहेगी उनका टाइम टेबल है वो आपको, हमारा जो बैच है दुर्गा शक्ति बैच, ये दुर्गा शक्ति बैच है बच्चे, इसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सबको यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप के पर टाइम टेबल है उसको होगा, इस नंबर पे कमेंट कर देना अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो तो। और जो कैंडिडेट लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं उनको भी बोल देना कि दुर्गा शक्ति बैच के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। बैच नहीं चल रहा है दुर्गा शक्ति तो विनोद सर से कांटेक्ट कीजिए। और जितने भी आपके क्लासमेट हैं, जो आपके हॉस्पिटल वर्किंग स्टाफ है, या वो कैंडिडेट जो ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए भी जीनियर नर्सिंग एकेडमी का दरबार ओपन है, घर तक आपके क्लास पहुंचा रहे हैं। ऑफलाइन एकेडमी अगर लेना चाहते हो तो वो भी आपके लिए है, हमारे पास PG फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, ऑफलाइन भी क्लास आप ले सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।